So, hello there guys, this is our first ever Super One Shot in which we are going to cover the Portrait of a Lady and the Summer of a White Horse। वो भी कुछ इस प्रकार से कि टाइटल को करेंगे डिकोड, फिर ऑथर को जानेंगे, कैरेक्टर्स जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ओवरव्यू, फिर करेंगे लाइन बाय लाइन इस पार्ट को स्टार्ट करके ख़त्म। विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर 1 को करते हैं स्टार्ट ऑफ हॉर्नबिल विच इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें पोर्ट्रेट का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और लेडी है यहाँ पर खुशवंत सिंह की दादी माँ। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर है, नोवेलिस्ट हैं और एक फ़नी कमेंटेटर हैं। इन्होंने अपने एजुकेशन को लाहौर में, दिल्ली में और लंदन में लिया है। एंड इनकी एक पॉपुलर बुक अ ट्रेन टू पाकिस्तान पे फिल्म भी बनी हुई है। एंड इस पूरे चैप्टर में मात्र 3 किरदार हैं और तीनों इनके फैमिली मेम्बर हैं। एंड इनमें से एक वो खुद हैं, दूसरे इनके दादाजी हैं, तीसरे इनकी दादी माँ हैं। दादी जी के बारे में बात होती है, काफ़ी डिटेल है। पूरे चैप्टर में तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ दादी जी ही देखने को मिलेगा। एंड उनके बचपन की मेमोरीज से लेकर जब वो जवान हो जाते हैं तब तक की मेमोरीज़ काफ़ी डिटेल में देखने को मिलेंगी, जिसमें दादी जी के बारे में वो कुछ ऐसा बताते हैं, वो छोटी हैं, मोटी हैं एंड वो हल्की से झुकी हुई हैं, और वो इतनी बूढ़ी हैं कि मानो कि वो 20 साल से ऐसी ही रही है। उनकी शक्ल पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स हैं एंड वो एक सफ़ेद कपड़े में पूरे घर में लंगड़ा के चलती हैं। उनका चेहरा काफ़ी वीक है और काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड है। एंड इनके जो ग्रे हेयर है वो इनके जो ग्रे हेयर्स हैं वो हमेशा गंदे तरीके से इनके वीक और कॉन्ट्रैक्टेड फेस पे वो स्कैटर्ड यानी फैले हुए रहते हैं। एंड साथ में इनका एक हाथ इनके कमर पे, एक हाथ में माला। एंड उसको जब रहते हैं, क्यों इनका एक हाथ कमर पे रहता है? क्योंकि इनके झुकाव को सपोर्ट करने के लिए एक हाथ उनका कमर पे रहता है। एंड वो एक लाइन बोलते हैं कि वो ऊपर से भले सुंदर नहीं हो बट वो अंदर से बहुत सुंदर है। शी हैज़ नेवर बीन ब्यूटी बट येट शी इज़ ब्यूटीफुल। मतलब इसका ये है कि जो है वो ऊपर से देखने में एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में पहले वो बात करते हैं कि ऊपर से देखने में तो वो कभी सुंदर नहीं रही हैं बट वो दिल से बहुत साफ हैं, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर ऑथर। और वो और दादी जी जब अपने बचपन की बातें करती हैं तो उन बातों को जो लेखक है वो एक कहानियों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पार्ट में वो काफ़ी अशोभनीय और बेतुका लग रहा था, कोई सेंस नहीं बना रहा था। ये सारी चीज़ें दादी जी के बारे में बताई जाती हैं। और भी होंगी चीज़ें जो कि मैंने मिस कर दी हूँ, बट 100% चीज़ें मैंने यहाँ क्लियर कर दी कि दादी जी के बारे में क्या क्या बताई गई। आप दादाजी के बारे में बात करते हैं। दादाजी एक कैरेक्टर नहीं है, बस वो एक फ़ोटो जो है इनकी टंगी हुई मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस होता है फायर प्लेस के ऊपर की जगह जहाँ पर इनके दादाजी की फ़ोटो जो है फ्रेम में टंगी हुई है, जिसको देख के वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या है। मान लें कि वो अपने दादाजी को देख के ये चीज़ें वो अज्यूम करते हैं कि ये देखने में एकदम 100 साल के लग रहे हैं और ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं जिनका कोई पति या फिर बच्चा होगा। यही सेम लाइन जो अपने दादी जी के लिए बोलते हैं कि द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग दैट शी इवन हैड अ हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं बोलते, इवन हैड अ हस्बैंड, क्योंकि वो उनकी शक्ल पे काफ़ी रिंकल्स थे इसीलिए वो देख के बोलते हैं। बट लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक ज़माने में बहुत यंग और सुंदर हुआ करती थी, जो कि सोचने में काफ़ी रिवोल्टिंग था या फिर हार्ड टू बिलीव था, ऐसा ये कहते हैं खुशवंत सिंह। ठीक वैसे ही दादाजी के लिए कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति बिल्कुल लगते हैं कि जिनके कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एंड वो एक लूज फिटिंग क्लोथ पहनते हैं, बड़ी सी पगड़ी, लंबी सी मूंछ जो कि इनकी बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट यानी ज़्यादातर हिस्से ऑफ चेस्ट को कवर करती है। एंड दैट्स इट। अब फटाफट से ओवरव्यू करते हैं, जिसमें पूरी कहानी में तुम्हें एक ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर के बीच का बॉन्ड देखने को मिलेगा, और जो कैसे समय के साथ और एज के साथ जो इन रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं और क्या ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। और एक लविंग ट्रिब्यूट है फ्रॉम अ ग्रैंड सन टू ग्रैंड मदर। एंड ये कहानी तुम्हें ये सोचने में और हम सभी को सोचने में मजबूर करेगी कि आखिर में क्या रीज़न है जिससे ग्रैंड पेरेंट्स एक टाइम पे जाके खुद को आइसोलेट कर देते हैं और हम लोगों से डिसएंगेज कर देते हैं। ओके, विद दैट बीइंग सेड, ओवरव्यू हो गया, हम लोग का सबसे पहला टाइटल डिकोड हो गया, ऑथर को जान लिए, कैरेक्टर को जान लिए। अब चलो यार चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पार्ट से। मेरी दादी माँ बाकी दादी माँ की तरह ये काफ़ी बूढ़ी महिला थी। वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी और उनकी शक्ल पे रिंकल्स से लगभग 20 साल से जब से मैं उन्हें जानता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि वो एक समय पे काफ़ी यंग और प्रिटी हुआ करती थी और इवन हस्बैंड हुआ करता था उनका, बट जो कि काफ़ी मुश्किल था जिस पे भरोसा करना। मेरे दादाजी जिनके पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर मेंटल पीस यानी कि फायर प्लेस के ऊपर की जगह पे लटकी हुई थी ड्राइंग रूम में, जिसमें वो एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं और उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके ज़्यादातर हिस्से ऑफ चेस्ट को कवर करती है। और उस फोटो में लगभग वो 100 साल के तो एटलीस्ट लग ही रहे हैं। और वो ऐसे व्यक्ति नहीं लग रहे जिनका कोई बीवी या बच्चा होगा। वो ऐसे व्यक्ति ज़रूर लग रहे हैं जिनके कई सारे पोते पोतियाँ होंगे। और सेम ऐसी मेरी दादी माँ जो है
और रही बात मेरी दादी माँ की यंग और प्रिटी होने की, तो ये सोचने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू बिलीव था, इस पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल था। वो जब हमें बताया करती थी कि वो बचपन में कौन से गेम्स खेला करती थी, बट ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेतुका और उनके पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा उन पे शोभा नहीं देता था और अशोभनीय लगता था, और हम लोग इसे फेबल्स और प्रॉफिट की कहानियों की तरह ट्रीट करते थे। फेबल्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिनके कुछ मोरल्स होते हैं। प्रॉफिट मतलब होता है पैगंबर, जो कि जो है भगवान का मैसेज जो है लाके इंसानों में शेयर करे, उसी को हम लोग कहते हैं। मतलब कि जो ये कहानियाँ इनको सुनाया करते थे, उसी की तरह ये इनके बचपन की कहानियों को ये ट्रीट करते थे। और वो हमेशा से छोटी मोटी और हल्की सी झुकी हुई रही हैं, उनके फेस पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स रहे हैं हर जगह से, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब कि उनके पूरे शक्ल पे ही ऐसे क्रिस क्रॉस रिंकल रहे हैं। नहीं, हम लोग इतना जानते हैं कि जब से हम लोग इन्हें जानते हैं तब से वो ऐसी बूढ़ी रही हैं। वो इतनी बूढ़ी, इतनी टेरिबली बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, और वो लगभग 20 साल से ऐसी सेम एज पे हैं। और हाँ, भले ही वो सुंदर नहीं हो सकते हैं ऊपर से दिखने में, प्रिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल ब्यूटी, ऊपर से दिखने में भले ही सुंदर नहीं है बट वो अंदर से बहुत सुंदर है। ब्यूटीफुल मतलब होता है यहाँ पर इंटरनल ब्यूटी। वो पूरे घर में लंगड़ा के चलती थी एक सफ़ेद कपड़े में, जिनमें इनका एक हाथ इनके कमर पे होता था, इनके स्टूप यानी कि झुकाव को सपोर्ट करता हुआ, दूसरे हाथ में होती थी इनके मन की माला, बीड्स मतलब मन की, और रोजरी मतलब माला, जिनके एक हाथ में इनके माला, एक हाथ इनका झुकाव पे। एंड इनके जो ग्रे हेयर्स हैं वो हमेशा इनकी शक्ल इनके वीक और कॉन्ट्रैक्टेड फेस पे गंदे तरीके से फैले हुए रहते थे, और उनके होठ हमेशा एक ना सुनाई देने वाले प्रेयर को गाते रहते थे। इनऑडिबल मतलब ना सुनाई देने वाला। और हाँ, वो सुंदर थी, ऊपर से देखने में हाँ वो सुंदर थी। वो इतनी अच्छी थी कि वो ऐसी थी कि अगर मान लें आप ठंडी के समय पे किसी पहाड़ पे चले जाओ, एक पहाड़ की ज़मीन पे चले जाओ जहाँ, और वहाँ से आपको दूर एक लैंडस्केप दिख रहा है, जिसको देख के आपको एक बहुत ही कामनेस और कंटेंटमेंट की फीलिंग आ रही है, एक पीस की फीलिंग आ रही है। ऐसी ही कुछ थी मेरी दादी माँ, जिनसे बात करके आपको काफ़ी पीसफुल या फिर कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी। मेरी दादी माँ और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ इनके साथ छोड़ दिया था, और वो अपने वो सिटी में रहने चले गए थे ताकि वो वहाँ सेटल हो सके, और हम लोग हमेशा से साथ रहे। वो मुझे सुबह में उठाया करती थी और मुझे स्कूल की तैयार किया करती थी। वो अपने मॉर्निंग प्रेयर्स को गाती रहती थी, काफ़ी एक बोरिंग सिंगर सॉन्ग टाइप में, ताकि वो भी जब वो मुझे नहलाया करती थी तब, और जब वो नहलाते धुलाते और कपड़ा पहनाते वक्त एक गाया करती थी, ये सोच के कि क्या पता मैं इसे लर्न कर लूँ, वो भी अपने दिल से। मगर मैंने इस चीज़ की कभी चिंता नहीं करी। मैं इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। और जब ये मुझे तैयार कर लिया करती थी, यहाँ पर जो मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, जब वो मुझे तैयार कर लिया करती थी, उसके बाद वो फेच यानी कि गेट वो मेरे वुडन स्लेट को लेके आ करती थी, जिसको उन्होंने ऑलरेडी धो रखा होता था, जिस पे येलो चौक की ब्रश चढ़ चुकी होती थी। एंड उसके साथ वो एक छोटी सी अर्थिन की इंक पॉट लाती थी, यानी कि मिट्टी का इंक पॉट वो लेके आती थी, जिसमें एक रेड पेन होता था, और उन सबको एक बंडल में बांध के मुझे हाथ में थमा दिया करते थे। और ये ब्रेकफास्ट के बाद वो हाथ में उन्हें थमा कर देती थी, जिस ब्रेकफास्ट में इनको एक मोटी बासी चपाती खाने को मिलती थी, जिस पे हल्का सा बटर और शुगर लगा होता था। और उसके बाद ये लोग साथ में स्कूल जाया करते थे, और जो दादी माँ थी वो कुछ एक्स्ट्रा बासी चपातियों को रख लिया करती थी ताकि वो उस गांव के कुत्तों को खिला सकें। और मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल और मंदिर था वो एक ही साथ अटैच था, जिसमें जो पुजारी मुझे जो अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर गाना सिखाता था, जहाँ पर जो चिल्ड्रन दो रोज़ में बैठा करते थे ऑन ईदर साइड मतलब होता है दोनों साइड ऐसे बैठना। मान ले अगर ये एक बरामदा है, ये मान लें कि अगर यहाँ पर बीच में ऐसे टीचर बैठा है, तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं। ऑन ईदर साइड मतलब कि दोनों साइड बच्चे बैठे हुए हैं लाइन से, ठीक है। जिसमें वरामदा मतलब होता है ओपन स्पेस, बरामदा यानी ओपन स्पेस, जहाँ पर बच्चे जो है अल्फ़ाबेट का गाना अ से अनार ये वाला ऐसे, और प्रेयर जो है एक कोरस यानी कि ग्रुप में गा रहे हैं। प्रेयर जो है प्रार्थना को वो लोग ग्रुप में गा रहे हैं। और मेरी दादी माँ वहाँ जो है धर्म ग्रंथों को पढ़ रही हैं, होती हैं वहाँ मंदिर में। और उसके बाद जब हम लोग का दोनों का हो जाता था, मेरा पढ़ के हो जाता था, उनका पूजा करके हो जाता था, हम लोग साथ में घर जाया करते थे। और इस वक्त जो गली के कुत्ते होते थे वो हम लोग को मंदिर के दरवाजे पे देखने को मिल जाते थे, और वो हमें तब तक फॉलो करते थे जब तक हम लोग अपने घर ना पहुंच जाएं। और वो भी उस वक्त वो लड़ते झगड़ते उन चपातियों के लिए लड़ते झगड़ते वो लोग जाते थे जो कुत्ते थे। और जब मेरे
और जब मेरे पेरेंट्स वहाँ सिटी में कंफर्टेबली सेटल हो चुके थे, तब उन लोगों ने सेंट फॉर अस, यानी कि उन्होंने हमें बुलावा दिया कि आप भी आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आता है इनकी फ्रेंडशिप में, जो कि था कि हम भले ही हम लोग एक ही रूम में रहा करते, बट अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश स्कूल, यानी कि वही कॉन्वेंट्स के लिए आया वही वो लोग, जिसमें हम लोग, अब मैं इंग्लिश स्कूल जाया करता था एक मोटर बस से। अब रास्ते में ना ही कुत्ते थे और ना अब वो किसी को अब खिला भी नहीं सकती थी, तो अब क्या करती थी वो, अब जो है वो गौरैया यानी स्पैरिस को अब खाना खिलाया करती थी कोर्ट यार्ड यानी वही ओपन स्पेस में जो इनके घर में होता है, मतलब कि घर में जो ओपन स्पेस होता है उसी में ये गौरैया को खाना खिलाया करती थी इन द सिटी हाउस। जैसे जैसे साल बीतते गए हम लोग एक दूसरे को काफ़ी कम दिखते थे। कुछ समय तक तो वो मुझे सुबह सुबह उठाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, और जब मैं वापस आया करता था तो वो मुझसे पूछते थे कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। मैं उन्हें बताता था कि आज टीचर ने मुझे इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए और कुछ वेस्टर्न साइंस की चीज़ें मैं उन्हें बताया करता था जो मैं पढ़ के आता था। और लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और द वर्ल्ड वे अराउंड एक्सेट्रा, ये सुन के वो काफ़ी दुखी हो जाती थी, क्योंकि अब वो मेरे लेसन्स के साथ वो मुझे हेल्प नहीं कर सकती थी। बट एक और चीज़ ये थी कि उन्हें इन सब चीज़ों पर भरोसा भी नहीं था जो भी मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। वो काफ़ी डिस्ट्रेस यानी काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भगवान और धर्म ग्रंथों का नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे जो म्यूज़िक के लेसन दिए जा रहे हैं, ये सुन के वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने बोला उनके लिए जो म्यूज़िक का जो एसोसिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर एसोसिएशन है, और ये एक केवल बिजनेस है, ये एक बिजनेस है केवल उन महिलाओं का जिनका बैड कैरेक्टर होता है, उन महिलाओं का इससे जो है कनेक्शन है, और काफ़ी ज़्यादा इनका वो है वल्गर कनेक्शंस है from the women of bad character, and this is the business of a woman of a bad character and the beggars मतलब होता है भिखारी। यहाँ पर जो ल्यूड का मतलब वो होता है वल्गर, मोनोपोली मतलब बिजनेस, हार्लोट्स मतलब होता है अ वुमेन विद बैड कैरेक्टर, बेगर्स मतलब होता है जो भिखारी होता है वो। एंड ये किसी भी शरीफ आदमी के लिए नहीं है, जेंटल फोक मतलब वो शरीफ आदमी जो होते हैं वो। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, बट उनकी चुप्पी ही जो है एक डिसअप्रूवल यानी कि जो एक मनाही को शो कर रही थी। उसके बाद से उन्होंने रैली ही मुझसे बात की। जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, मुझे खुद का रूम दिया गया। अब जो एक कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप के बीच में, वो भी अब स्नैपलाइन टूट चुकी थी। अब मान लो पहले लोग साथ में रहते थे, अब वो लोग साथ में नहीं रहते थे, जिससे वो कॉमन लिंक जो था फ्रेंडशिप को वो भी टूट चुका था। और मेरी दादी माँ ने उस सेक्यूलेशन को रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि अनचाहे मन से उस बिछड़ाव को स्वीकार लिया। और उसके बाद से उन्होंने अपने उस चरखे को रेयरली ही छोड़ा, और उन्होंने बहुत कम ही लोगों से बात की। शी रेयरली लेफ्ट अस मीनिंग विल टू टॉक टू एनीवन। वो किसी से बात करने से ज़्यादा वो अपने चरखे को चलाया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक वो यही करती थी, और ये चरखे को चलाया करती थी और पूजा अपना करती रहती थी। केवल एक दोपहर के समय वो रिलैक्स करती हैं, जिसमें वो स्पैरोस को खाना खिलाती हैं और बरामदा में बैठ के ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उन चिड़ियों में डाल देती हैं, जो कि एक वेरिटेबल बेड टाइम ऑफ चिरपिंग यानी कि एक रियल सा शोरगुल माहौल को क्रिएट करता है चिरपिंग्स का। एंड जिसमें से कुछ चिड़ियाँ इनके लेग्स पे, शोल्डर्स पे और कुछ तो सर पे आके बैठती थी, जिसको वो देख के काफ़ी मुस्कुराती पर कभी ना भगाती। और ये काफ़ी एक हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था उनके पूरे दिन का। और जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना पढ़ाई करने, और मैं इतना ज़रूर जानता था कि मेरी दादी माँ अपसेट होंगी, क्योंकि मैं अब 5 साल के बाहर रहूँगा, क्योंकि अब उनके जिस हिसाब से उनका एज था उस पर कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, वो जिंदा रहे या ना रहे। बट मेरी दादी माँ जानती थी कि आगे क्या होगा। पर यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि दादी माँ जो एक भी सेंटीमेंटल नहीं थे, रोना धोना कुछ नहीं था। केवल वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, वो मुझसे बात नहीं करी, उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं शेयर करी। उस वक्त भी उनका जो लिप्स था वो एक प्रेयर को गा रहा था, उनका मन अभी भी उसी प्रार्थना में डूबा हुआ था, उनके फिंगर्स जो है अभी भी उस मन की माला को पढ़ने में बिजी थे। उन्होंने साइलेंटली मेरे माथे पे किस किया, और जब मैं वहाँ से निकल गया, मैंने उस लास्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट को याद किया। चेरिश मतलब होता है याद करना, इम्प्रिंट का मतलब होता है जो मार्क होता है, वो जो लास्ट मॉइस्ट जो इम्प्रिंट था इनके माथे पे, उसको उन्होंने याद किया, ये सोच के कि क्या पता ये आखिरी लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो ये हमारे बीच, क्या पता आगे वो रहे ना रहे। बट ऐसा हुआ नहीं। जब मैं 5 साल बाद वापस लौटा घर, तो वहाँ पर वो सबसे पहले मैंने अपने दादी जी से मिला, मतलब कि वहाँ जब मैं 5 साल बाद लौटा अपने घर, तो मैं सबसे पहले अपनी दादी जी से मिला,
और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। वो अभी भी उनके पास बात करने का कोई समय नहीं था, अभी भी उनके पास कोई बात करने का समय नहीं था। पर उन्होंने मुझे गले लगाया, अपने गले लगाया, और तब जब वो उन्होंने इन्हें गले लगाया तब ये उन्हें इनऑडिबल प्रेयर्स को गाते हुए सुन सकते थे। इवन मेरे आने के पहले दिन ही वो उनका सबसे बड़ा खुशी का जिस दिन मैं पहले दिन आया वो दिन इनके लिए सबसे खुशनुमा दिन था। और स्पैरोस के साथ इवन उस खुशी में कि इनका पोता आया है, इस खुशी में इन्होंने आधे घंटे एक्स्ट्रा जो है खिलाया जितनी भी चिड़ियाँ थी उनको, और एक फ्रिवुलस रिव्यूज की तरह एक नकली में डांट के उनको खिला कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नकली में डांटा, मतलब रियल में नहीं डांट के एक नकली में एक्टिंग करना डांटे हैं कि वैसे करके उन्होंने उन चिड़ियों को खाना खिलाया। शाम को एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज उनमें देखने को मिला। उन्होंने पहली बार प्रेयर नहीं की, उल्टा उन्होंने अपने मोहल्ले की कुछ औरतों को कलेक्ट किया और एक पुराना सा ढोलक लिया और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। कई घंटों तक उन्होंने उस सैगिंग यानी कि उस तबले के लूज स्किन को थंब के यानी कि बजाती रही। तो सैगिंग मतलब होता है लूज स्किन, मतलब कि लूज स्किन जो रहता है डायलेपेटेड ड्रम, यानी कि जो पुराना ड्रम होता है वो उस ड्रम के जो है पीटती नहीं लगातार, और जो है वो उस वक्त जो है और जो उन्होंने होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स को लगातार वो गाती रहीं। और हम लोग को उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि ताकि वो रुक जाए, कहीं वो ओवर स्ट्रेनिंग ना कर लें, मतलब कि हद से ज़्यादा वो ना कर लें भाई। इस चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस करना पड़ा। बट ये ऐसा पहली बार पहला ऐसा दिन था जिस दिन उन्होंने पूरे दिन प्रेयर नहीं करी थी। अगले दिन वो उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक, ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है ज़्यादा जोर ना दे देना, एंड इम्प्रिंट का मतलब होता है जो मार्क जो होता है वो एक लास्ट गीला मार्क था उनके माथे पे, वो उसके बारे में बात करते हैं। अगली सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो गई, माइल्ड फीवर हो गया। डॉक्टर ने बोला कि वो जल्दी चला जाएगा, बट मेरी दादी माँ ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने सोचा कि अब ये उन्होंने बोला कि उनका अंत अब करीब आ गया, मतलब उनकी मौत जल्दी होने वाली है। उन्होंने बोला कि अब उनके पास कुछ ही घंटे हैं और उनके लाइफ का चैप्टर क्लोज ना हो जाए उससे पहले मैं प्रेयर करना चाहूँगी, ऐसा करके वो बोलते हैं कि शी ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड का मतलब होता है कि मतलब कि उन्होंने बोला कि ना भाई मैं तो प्रेयर ही करूँगी। वो क्योंकि जैसा सॉरी माय फॉल्ट व्हाट आई सेड इट वाज रॉन्ग काइंड ऑफ, मतलब कि उन्होंने बोला कि अब वो उनका अंत करीब है और कुछ ही घंटे बचे हैं उनके लाइफ के चैप्टर्स को क्लोज होने में। एंड सिंस उन्होंने एक दिन पहले प्रेयर करना छोड़ दिया था, तो अब वो आज की अब बात करती हूँ कि अब वो एक भी क्षण जो है घर वालों से बात करने में अपना समय नहीं बर्बाद करने वाली हैं। हम लोगों ने विरोध किया, पर उन्होंने हमारे विरोधों को इग्नोर करते हुए वो शांति से अपने बेड पे लेट जाती हैं और प्रेयर करना स्टार्ट कर देती हैं और अपने मन के माला को पढ़ने लगती हैं। इससे पहले कि भी हम लोगों को कुछ पता चलता, उनके होठ चलना बंद हो जाते हैं, उनके हाथों से माला गिर जाती है और एक पीसफुल सा पीलापन उनके शक्ल पे छा जाता है, और जो कि हम लोग को पता लग जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। शी वॉज नाउ डेड। हम लोगों ने उन्हें बेड से उठाया एक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग एंड उन्हें ज़मीन पे रखा और उन्हें एक लाल कफन यानी रेड शाउट से कवर कर दिया। कुछ घंटे की शोक सभा के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ा ताकि हम लोग अरेंजमेंट कर पाए अंतिम संस्कार की। शाम को जब हम लोग लौटे उनके रूम की तरफ जब बढ़े विद अर्थी के साथ हम लोग बढ़े, यानी कि क्रूड स्ट्रक्चर के साथ बढ़े ताकि उनका दाह संस्कार यानी कि क्रिमेटेड हो पाए उनका बॉडी। उस समय सनसेट हो रहा था, उनका पूरा कमरा जो है उसी सनसेट की लाइट से जगमगा रहा था और बरामदा में भी एक गोल्डन लाइट की ब्लेज आ रही थी। हम लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं, वो लोग कमरे में जा रहे थे, उसके ही आधे रास्ते में वो रुक जाते कोर्ट यार्ड में, क्योंकि उन पूरा बरामदा से लेकर जहाँ पे वो डेड पड़ी थी वहाँ तक हज़ारों की तादाद में स्पैरोज यानी कि गौरैयाँ थी, बिखरी हुई थी पूरे फ्लोर पे और एक भी चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। हम सभी उन बर्ड्स के लिए काफ़ी सॉरी यानी कि दुखी महसूस करते हैं। मेरी माँ जो है कुछ ब्रेड्स लेके आती और एक उसी तरीके से तोड़ती जिस तरीके से दादी जी तोड़ा करती थी और उन लोगों में फैला देती हैं, बट उन लोगों ने उन पक्षियों ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब हम लोगों ने अपनी दादी माँ का अपना शरीर उठाया वो लोग शांति से वहाँ से चली गई और एक बार भी ब्रेड पे ध्यान भी नहीं दिया।
अगले सुबह स्वीपर आया, उसने सारे के सारे क्रम्स को स्वीप करके डस्टबिन में डाल दिया. विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर 1 comes to an end. And now here comes chapter number 1 of Snapshot book, which is The Summer of a Beautiful White Horse by William Saroyan. And इस एक स्टोरी में ना तुम्हें इमोशन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, हंसी मिलेगा, एडवेंचर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. बट अभी जो मुझे नहीं मिल रहा है वो है तुम्हारा प्यारा प्यारा सब्सक्राइब बटन को ग्रे करना. तो फटाफट सब्सक्राइब को ठोको और ग्रे करो उस बटन को. विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर को करते हैं स्टार्ट. इसमें टाइटल को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऑथर के बारे में जानते हैं. अमेरिका कैलिफोर्निया के में रहने वाले, बाद में 1905 में जाके ये शिफ्ट हो जाते हैं. कहाँ पे? आर्मेनिया में. आर्मेनिया के ऊपर ये कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, बल्कि सारे किरदार आर्मेनिया के ही हैं इस स्टोरी में. एंड अलॉन्ग विद दैट, ये जब ये इमिग्रेंट के तौर से ये आर्मेनिया में शिफ्ट होते हैं एंड लेटर जाके राइटर बनते हैं, तो वो अपने स्टोरीज़ में इमिग्रेंट्स का जो स्ट्रगल होता है उसको कहीं ना कहीं से शो कर ही देते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टोरी ले सकते हो, क्योंकि इसमें लगभग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इमिग्रेंट्स हैं और उनके कहानियाँ दे रखी हैं इसमें. कुछ पार्ट्स में डायरेक्ट बोला गया है, कुछ पार्ट्स में इनडायरेक्ट भी बोला गया है. और बताता हूँ कैसे. पर उससे पहले चलो कैरेक्टर्स को जान लेते हैं. जो कैरेक्टर्स हैं, मात्र 4 कैरेक्टर्स हैं. एरम, मुराद, अंकल खुसरो और जॉन बायरो. एरम जो कि इस पूरे कहानी का नरेटर है, जो कि मात्र 9 साल का आर्मेनियन बच्चा है, जो कि गैरोग्लिनियन ट्राइब का एक मेंबर भी है. साथ में इसकी जो एकदम इंटेंस जो इच्छा रही है बचपन से, वो रही है कि जो है एक घोड़े की घुड़सवारी करना. और मुराद जो कि एक 13 साल का लड़का है, जो कि भाई है या फिर कज़न है आयरम का, उसका एक ही पट डायलॉग है दैट ही हैज़ अ वे विद द हॉर्सेज और ही हैज़ द वे विद द एनिमल्स. मतलब कि उसको एनिमल्स को कैसे कंट्रोल में लाना उसको काफ़ी अच्छे से पता है. एंड ऐसा माना जाता था लोगों के द्वारा कि वो जो है, जो एक संकी टाइप के जो लोग होते हैं परिवार में, उनका ही अगला वंशज है ये अपना मुराद. जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर जो अंकल खुसरो में नरेटर के जो अंकल हैं, यानी आरम के जो अंकल हैं, वो काफ़ी एक पागल किस्म के आदमी या फिर संकी किस्म का आदमी माना जाता है गैरोग्लिनियन फैमिली में, जो कि अपने छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाने या फिर शॉर्ट टेम्पर की वजह से बदनाम है. एंड उन्हीं का अगला डिसेंडेंट यानी कि वंशज मुराद को बोला गया है. ऐसा क्यों, आओ बताता हूँ. जॉन बायरो जो कि एक एशियन फार्मर है, जो कि इमिग्रेंट है, वो उसका घोड़ा अचानक से चोरी हो जाता है, क्योंकि वो चोरी और कोई नहीं बल्कि मुराद करता है ताकि वो उसको राइड कर सके. और इसी की वजह से जॉन बायरो के पिछले कई हफ्तों से ऐसी दुखी है, क्योंकि उसका घोड़ा अचानक से कुछ हफ्तों पहले गायब हो चुका है. एंड अब चलो यार चैप्टर में डुबकी मारते हैं फटाक से एकदम. ओके, तो सबसे पहली लाइन पे आ जाओ भाई 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 भाई, जो कि है ये. One day back there in good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificent and life was still a delightful and mysterious dream. ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक दिन की अब यहाँ पर मैं एक नरेटर के तौर से यहाँ पर तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा. एक दिन की बात है, उन अच्छे पुराने दिनों की, जब सब कुछ नया नया लगता था, हर चीज़ में एक यादें बन जाने वाली बात होती थी. मैं सिर्फ 9 साल का था. छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी बड़ी खुशियाँ मिलती थी. हर दुनिया हर सोची जा सकने वाली खूबसूरती से भरी हुई थी. हर तरफ से अलग ही चमक थी. रंग, लोग, जज्बात, सब कुछ एकदम अलग और प्यारा लगता था. और ज़िंदगी एक प्यारा सा राज भरा सपना थी. ऐसी दुनिया जहाँ हर दिन कुछ नया होता था, सब कुछ अद्भुत भी था और समझ से थोड़ा परे भी, पर दिल को बहुत अच्छा लगता था. ऐसा कहता है एरम, एक 9 साल का बच्चा. उसके बाद जो ये बात करता है कि मेरा कज़न मुराद, जो कि बाकियों के तरह काफ़ी ज़्यादा पागल किस्म का आदमी माना जाता था, एक्सेप्ट मी, क्योंकि ये इसको अच्छे से उतना नहीं जानता था. एक दिन वो मेरे घर पे आया सुबह के 4 बजे और मेरे खिड़की पे ठकठकाट के उसने उठाया. एरम, मैं फटाक से अपने बेड से कूद के बाहर निकला और मैंने जब विंडो के बाहर झाँक के देखा, मुझे भरोसा नहीं हुआ मैंने क्या देखा, क्योंकि अभी तक सुबह नहीं हुई थी और ये गर्मी का मौसम था और ये एक डेब और ये अभी सूर्योदय का समय था. और अभी कुछ ही देर से धरती के किसी कोने से सूरज निकलने ही वाला था और इतना लाइट तो वहाँ पर प्रेजेंट था कि मुझे इतना पता चल जाए कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ. मेरा कज़न मुराद एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था. मैंने अपने सर को विंडो के बाहर निकाला, अपने आँखों को रब किया एंड उसने मुझे आर्मेनियन में बोला, हाँ ये एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी से बाहर आओ अगर तुम्हें इसे राइड करना है तो.
मुझे पता था मेरा कज़न मुराद जो है बाकी लोगों से ज़्यादा इस ज़िंदगी को खुशनुमे तरीके से जीता है, जो लोग इस वर्ल्ड में गलती से आ गए हैं, गलती से गिर गए या फिर गलती से गिर चुके हैं, ठीक है। पर इससे भी ज़्यादा, बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। और ये तो मेरे भरोसे की भी परे था, ये मुझे भरोसा नहीं होता मैंने ये भी जस्ट क्या क्या पहली बात अब ये जो थोड़ा नॉस्टैल्जिक होके बोलता है कि पहली बात मेरी जो पुरानी से भी पुरानी की जो मेमोरी, बचपन की जो मेरी मेमोरीज है वो रही है ज़्यादातर हॉर्सेस के बारे में। और जो मेरी सबसे एकदम स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रही है, लॉन्गिंग मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वो रही है कि इस घोड़ों की घुड़सवारी करने की एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रही है, या फिर जिसको तड़प कह सकते हो। तो ये था एक सुंदर पार्ट। जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे इस सिक्के के पहला पहलू तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो दूसरी बात ये थी कि हम लोग थे गरीब, और यही वो पार्ट था जो कि मुझे अलाउ नहीं कर रहा था इन सारी चीज़ों पे बिलीव करने पे जो भी मैंने देखा। हम लोग गरीब थे, हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं था, हम लोग का पूरा जो जनजाति था वो जो है गंदे तरीके से गरीबी से स्ट्रिक हो चुका था, पॉवर्टी स्ट्रिक करना मतलब कि हैवीली इफेक्टेड बाय गरीबी, ठीक। हर एक ब्रांच का गैरोगेरियन फैमिली में एक बड़ा अमेजिंग और एक मजाकिया तरीके के गरीबी में जी रहा था। मतलब कि जो हम लोग का गैरोगेरियन फैमिली है वो पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा मजाकिया तरीके की गरीबी में जी रहा था। किसी को समझ ही नहीं आता था कि जो है इतना पैसा हमारे पास आ कैसे रहा है कि हम लोग अपने पेट में हवा की जगह कुछ खाने को रख पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के बुजुर्गों तक को ये बात ना समझ आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग जो अपने ऑनेस्टी की वजह से फेमस थे। हम लोग हमेशा से अपने ऑनेस्टी के लिए फेमस रहे, लगभग 11 सेंचुरी से। इवन व्हेन वी हैड बी एंड तब से हम लोग इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहे जब हम लोग एक समय पे अमीर हुआ करते थे, जैसा लोग हमें बताया करते हैं आज के समय पे। और हम लोग पहले आत्मसम्मान पे मानते हैं, उसके बाद हम लोग सच्चाई पे मानते हैं, और उसके बाद हम लोग भरोसा करते हैं कि हाँ, उसके बाद हम लोग जो है सही या गलत में अंतर करते हैं या फिर उस पर भरोसा करते हैं। और नन ऑफ अस, और हम में से कोई भी किसी का एडवांटेज नहीं उठा सकता था, किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाता था दुनिया में। चोरी करना तो छोड़ ही दो, लेट अलोन स्टील, मतलब कि चोरी करना तो छोड़ ही दो। कॉन्सिक्वेंटली मतलब इन रिजल्ट ऑफ, हालांकि मैं उस घोड़े को देख सकता था, एकदम कितना भव्य दिख रहा है, और मैं उसे सूंघ सकता था, इतना प्यारी उसकी सुगंध आ रही थी, मैं उसे सांस लेता हुआ सुन सकता था। इतना एक्साइटिंग मुझे उस समय फील हो रहा था, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा या फिर मेरे भाई का या फिर मेरे पूरे गैरोगेरियन फैमिली का, चाहे वो सोया हो या जगह हो, किसी से भी इतने सुंदर घोड़े से कुछ लेना होगा। क्योंकि मैं अपने कज़न मुराद को अच्छे से जानता हूँ यार, उसके पास पैसा वैसा रहता नहीं, वो कहाँ से खरीद लेगा घोड़ा। मतलब ऐसे नहीं बोलता, वो बोलते हैं कि मैं अपने कज़न मुराद को जानता हूँ कि उसने इस घोड़े को ख़रीदा तो नहीं होगा पैसे दे के। अगर उसने ख़रीदा नहीं होगा तो इसका मतलब ये उसने चुनाया होगा, और इस बात पर मैं भरोसा कर नहीं सकता, क्योंकि आज तक किसी भी मेंबर ने हमारे फैमिली के चोरी तो की ही नहीं है। मैंने सबसे पहले अपने कज़न को देखा, फिर मैंने घोड़े को देखा, और दोनों में मुझे एक काफ़ी पवित्र सी स्थिरता दिखी, और दोनों को देख के मुझे एक अलग सी खुशी मिल रही थी। मगर जो चीज़ मुझे एक तरफ काफ़ी खुशी दे रही थी, वही एक तरफ मुझे डरा भी रही थी। मैंने मुराद को बोला कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। उसने कुछ आंसर ना करते हुए उसने सीधे इसको बोला आरएम को कि विंडो से बाहर कूद के जल्दी आओ। उसने बोला अगर तुम्हें राइड करना है तो। अब यहाँ पर मैं पक्का हो गया था कि उसने उस घोड़े को चुराया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वाली बात ही नहीं रह गई, क्योंकि अगर वो सच्चा होता, वो आंसर करता कि नहीं यार मैंने नहीं चुराया, ऐसे वैसा, वो कुछ रीज़न देता। बट इसका मतलब उसने क्लियरली कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब यही कि उसने चोरी करी है, और वो अब मुझे बुलाने आया कि मुझे राइड करना है या फिर नहीं, और उसके बाद मेरे ऊपर है कि मैं करूँ या ना करूँ। वेल इट सीम अब यहाँ पर एक बच्चे का लॉजिक देखो, ये बोलता है कि अगर आप किसी घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए चुराना एक चोरी नहीं है, और वैसी चोरी नहीं है जो चोरी हम लोग पैसे को चुराने वाली चोरी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो सेम तरीके की चोरी नहीं है जो हम लोग पैसे को चुराते हैं। वो दोनों में 19-20 लाख का फ़र्क है, ऐसा कहता है ये। जहाँ तक मेरी समझ है ये तो चोरी है ही नहीं। अगर आप भी मैं और मेरे कज़न मुराद की तरह
हॉर्सेस को लेके इतने पागल हो, एंड अगर आप ये करते हो तो ये एक चोरी नहीं कहलाएगी। अनटिल तुम उसको बेच के पैसा ऐसा कमा रहे हो तो तब वो चोरी कहलाएगी। पर ये जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो कि हम लोग नहीं करने वाले हैं। उसके बाद जो है आर्यन मैम बोलता है कि अच्छा रुको, मैं फटाक से कपड़े पहन के आता हूँ। मुराद बोलता है अच्छा ठीक है बट जल्दी करो। उसने फटाक से वो फटाक लीप इनटू माय क्लोज, मतलब तो फटाफट से इसने अपने कपड़े को पहना एरम ने, एंड उसके बाद वो फटाक से अपने यार्ड में कूद के चला आया विंडो से। एंड वो फटाक से जो है उस घोड़े पे बैठ गया मुराद के पीछे। एंड उस साल ये लोग जो है वॉलनट एवेन्यू के एज पे रहते थे, एज यानी वही कॉर्नर पे रहते थे। एंड उन लोगों के घर के पीछे एक जो है गाँव देहात का एरिया था, जिस जहाँ पे जो है वाइन यार्ड्स यानी कि ग्रेप के बगीचे थे, एंड ऑर्चर्ड यानी कि इससे बगीचे थे, और इरिगेशन डिचेस थे यानी कि जो नहर के जो गड्ढे होते हैं वो थे, और भी और एक कंट्री रोड थी। एंड मात्र 3 मिनट से भी कम के समय में हम लोग जो ऑयल एवेन्यू पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ से जो घोड़ा था वो काफ़ी धीरे चलने लगता है, और जो हवा थी वो एकदम ताज़ी ताज़ी लग रही थी, और ये हवा सूंघने में एक अलग ही सा मज़ा आ रहा था। और ये जो फील था जब घोड़े को दौड़ाने का जो फील था वो काफ़ी वंडरफुल था। मेरा कज़न मुराद, जो कि बाकियों के द्वारा एक सबसे क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली माना जाता है, वो अचानक से गाना गाने लगा। गाना गाने से मेरा मतलब है वो चिल्ला चिल्ला के गाना गाने लगा, रोड मतलब तो चिल्ला चिल्ला के गाना गाने वो लगा। हर एक फैमिली में एक ना एक पागल या सगी किस्म का आदमी होता है कहीं ना कहीं। मेरा कज़न मुराद था, जो कि अभी अगला वंशज माना जा रहा है इस पागलपंती वाले स्ट्रीक का। इससे पहले मेरे अंकल खुसरो थे, एक काफ़ी हट्टे कट्टे नॉर्मल होता है, एक हट्टे कट्टे मतलब वो मेन थे, जो कि जिनके सर पे काफ़ी काले काले बाल थे, और एक सबसे लंबी मूछें थी पूरे सहन जो क्वीन वैली में। और वो इतने ज़्यादा फ्यूरियस रहते थे टेम्पर में, और इतने ज़्यादा जल्दी वो इरिटेट हो जाते थे, और उनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम होता था। और इतना कम होता था कि उन्होंने वो जो मान लो कि अब कुछ भी होता था तो वो जो किसी को भी चुप करा देते थे बाय सेइंग इसमें कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो, इट इज़ नो अटेंशन टू इट, बस इतना सा था। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था सामने कौन खड़ा है, क्या बोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट बात है। एक बार तो इनका बेटा जो एरक है वो 8 ब्लॉक दूर से बार्बर की दुकान पे आया, जहाँ पर ये अपने मूँछों को ट्रिम करा रहे थे, और उनका बेटा इनको आगे बताता है कि जो हम लोग का घर है वो उस पर आग लग गई है। उसके बाद बार कहता है कि तो उसी सेम चीज़ पे ये फिर बार बोलता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। तो ये सुन के बार बोलता है कि अरे पर आपका लड़का तो कह रहा है कि जो पूरा घर में आग लग गई है। तो बोला कि तो क्या करें इसमें, बस बहुत हो गया, इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैंने बोला ना। ऐसा करके खुसरो बोलता है। अब जो इसका कज़न मुराद था, जो कि एक्चुअल में नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था उस पागल से संगी परिवार का, उसके जो पापा थे उसका नाम था जोरो, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल थे और कुछ नहीं। एंड ऐसा ही कुछ था हमारे ट्राइब में। और एक जो मर्द होता है वो अपने बेटे के फ्लैश का केवल जो फादर हो सकता है, उसके अंतरात्मा का नहीं। एंड जो हमारे ट्राइब में जो स्पिरिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम था। हाँ, मैं और मेरे कज़न मुराद ने गाना गाया और खूब जो घुड़सवारी की सबके लिए। तो अभी हम लोग अभी भी हम लोग वही गांव देहात के एरिया में हैं, और जहाँ पर हमें कुछ नेबर्स वहीं का मानते हैं। और हम लोगों ने उसके बाद से घोड़ा तब तक दौड़ाया जब तक हमारा मन किया। एट लास्ट मेरे कज़न मुराद ने बोला कि तुम उतर जाओ, मुझे राइड करने दो। उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया कि क्या तुम मुझे राइड करने दोगे। उसने बोला कि अभी घोड़े के ऊपर है, मैं नहीं जानता भाई। वो बोला कि मैंने बोला कि नहीं मुझे घोड़ा राइड करने देगा। तो उसके बाद यहाँ पर मुराद बोलता है कि हाँ देखेंगे, ये मत भूलो कि मुझे जो हॉर्सेस को जो टैकल करना अच्छे से आता है। तो उसके एरम एज अ किड वो ये बोलता है कि हाँ जब तुम्हें आता है तो मुझे भी आता है। तो उसके बाद यहाँ से मुराद बोलता है कि तुम्हारी भलाई के लिए मैं बस बोल रहा था, अब देखो जो होता है। उसके बाद जो है जब हम लिखे ऑल राइट आई सेड लेट अस होप सो, ऑल राइट आई से बट रिमेंबर व्हाट यू
उसके बाद जो है आरम उसको याद दिलाते हुए कहता है अच्छा ठीक है तुम अभी राइड कर लो, बट भूलना मत कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं अकेला भी राइड करूँगा। मैं फटाक से उतर गया। मेरा कज़न मुराद जो है उस घोड़े के हील्स को किक करता है बहुत ज़ोर से और चिल्लाता है वज़ीर रन। वज़ीर यहाँ पर उसी घोड़े का नाम है। जो घोड़ा था वो अपने हैंड लेग्स पे खड़ा हो गया। एक बहुत ज़ोर से हिनहाट पड़ी और इतनी तेज़ से वो भागा, बर्स्ट विद अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, मतलब बहुत तेज़ से भागा। एंड ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है जो आज तक मैंने देखी थी। मेरा कज़न मुराद मेरे कज़न मुराद ने हॉर्स से रेस लगाया था हर पूरे उस ड्राई कास्ट के फील्ड में, इरिगेशन डिचेस पे, और जो इवन उस डिच को क्रॉस किया था हॉर्स के साथ। 5 मिनट बाद वो लोग जो है पूरे भीगे लौट के आए, क्योंकि जो नहर था उसको उन लोगों ने क्रॉस किया था, तो उसकी वजह से वो लोग थोड़ा थोड़ा गीला हो गए होंगे इसीलिए। अब जो अब जो सूरज है वो बाहर आने लगा था। अब मेरा समय था कि मैं उस घोड़े को अकेला राइड करूं। मेरा कज़न मुराद उससे उतरता है और बोलता है, कज़न मुराद उससे उतर जाता है। अली फॉर द मेरा कज़न मुराद उतर जाता है। मेरा कज़न मुराद अब उतर जाता है एंड मैं उस घोड़े के फटाक से पीछे बैठ जाता हूँ। और उस समय मुझे इतना गंदा वाला रियलाइजेशन होता है कि मैंने कितना ऑफुल सा डिसीजन लिया है। मतलब कि जितना ऑफुल हम लोग सोच सकते हैं उतना ऑफुल मैंने डिसीजन ले लिया है, क्योंकि घोड़ा 1 सेंटीमीटर तक नहीं हिला और मैंने उसके मसल्स पर क्लिक किया जैसे जैसे मुराद ने बताया था। मतलब कि मैंने वैसे ही मुराद की तरह किक किया उसके मसल्स पे। मेरे कज़न मुराद ने बोला कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी करो, हमें इसे वापस भी लेकर जाना है इससे पहले दुनिया उठ जाए। मैंने उसके मसल्स पे किक करा। एक और बात उसने रियर किया और एक बहुत ज़ोर के हिलनाया और उसके बाद वो अचानक से दौड़ने लगे और मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ। और इंस्टेंट उन फील्ड्स और इरिगेशन डिचेस के अराउंड रन करने के बजाय मुझे वो रोड और वाइनयार्ड जैसी जगहों पे चला गया ऑफ डेकन हेलेबियन, वेयर इट लीप्ड ओवर वाइन्स। मतलब कि वो अंगूर के बगीचों में घुस गया डायरेक्ट और वहाँ पर वो फुदकने लगा, वो कूदने लगा, हर एक वाइन पे वो कूदने लगा। और जो घोड़ा था वो लगभग 7 वाइन के ऊपर लगातार कूदा, जिसकी वजह से ये गिर गया। वो जो हम मुझे ये बात बता रहा है वो उसके बाद ऐसे चलता रहा और मेरा कज़न मुराद मेरे पास भागता है, वो नीचे आया और मैं ज़्यादा चिंता नहीं मैं ज़्यादा चिंता नहीं क्या मेरा कज़न मुराद भागता हुआ आया क्योंकि उसे मेरे बारे में कोई चिंता नहीं थी, उसको उस घोड़े के बारे में ज़्यादा चिंता थी क्योंकि वो घोड़ा भाग चुका था। उसके बाद वो मुझसे बोला कि मैं इधर जाता हूँ, तुम उधर जाओ, जल्दी ढूंढ के लेके आओ बस। इफ़ अगर तुम्हें वो मिल जाता तो कृपया करके उससे काइंडली बिहेव करना, मैं पास में ही रहूँगा। आई कंटिन्यू और मैं जो है उस घोड़े को जो रोड पे और इधर उधर जगहों पे ढूंढने लगा। मुराद जो है इरिगेशन डिच की तरफ चला गया था। इट लगभग हमें आधा से 1 घंटा लगा उस घोड़े को वापस ढूंढ के लेके आने में और दोबारा से उसको रख देने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन। उसके बाद जो मुराद बोलता कि ठीक है फटाक से चढ़ जाओ ऊपर। हाँ जंप ऑन, ही सेड जंप ऑन। अच्छा फटाक से घोड़े पे चढ़ो, अब दुनिया जग गई है तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने बोला। आरम ने बोला मुझे मैं या तो इसको वापस लेके जाऊंगा या तुझे कल तक कहीं छुपा के रखूंगा। और ये सुन के मुझे ये तो पता चल गया था कि सर कहीं से भी वरीड नहीं लग रहे हैं। आई नो ही हैड बीन हाइड हिम and not take him back for a white t-shirt at any rate. Take him back. Where will we hide him? मतलब यार हम बोलते हैं कि हम लोग इसे छुपाएंगे तो छुपाएंगे कहाँ। वो बोलता है कि मुझे एक जगह पता है वहाँ पर हम लोग इसे छुपा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट वो बोलता है कि कितने समय से तुमने इस घोड़े को चला के रखा है। इट्स सडनली डॉन्ड ऑन मी। डॉन मतलब अचानक से मैं भी चिल्लाना होता है, आई गेस। लेट मी जस्ट चेक।
और तभी मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ, इट सडनली डॉन्ट ऑन मी, मतलब क्या हुआ, एरम वही जैसे ये बात पूछता है उसे तभी अचानक से बहुत तेज हिट होता है। एक बात ये हिट होती है कि जो है वो इसका मतलब कि वो हर सुबह जो है इस घोड़े को कुछ राइड के लिए ले जाता है और उसके बाद वापस एक पर्टिकुलर जगह पे रखता है, और वो तब तक उसको घोड़ा दौड़ाता है जब तक उसका मन करता है। वेल, क्या नाम है, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड एनी हाउ, आई सेड हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, इट्स सडनली डॉन्ट ऑन मी, मतलब मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि वो डेली डेली ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स को ले रहा है, जिसकी वजह से वो अभी चला पा रहा है इतने अच्छे से। एंड वो सिर्फ आज की इस मॉर्निंग को लेके आया क्योंकि उसे पता है कि मुझे घोड़ों से कितना प्यार है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मुराद बोलता है कि किसने बोला कि मैंने इस घोड़े को चुराया, कुछ भी हो। तो उसके बाद कोई नहीं, मतलब कि कितने समय से तुम उसको राइड कर रहे हो, ऐसा करके मुराद ने वो आरम ने घुमा के पूछा। तो वो बोला कि नहीं, आज से तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम ये सच बोल रहे हो? तो बोला हाँ, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं भाई, केवल आज ही की, क्या एक दिन में थोड़ी ना मैं मारुति हो जाने वाला हूँ। इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट से, मतलब कि अगर हम लोग पकड़े जाते तो हम लोगों को क्या बोलना है, यही बोलना है कि आज से तो बिल्कुल नहीं, ऐसे करके। ही वॉक द हॉर्स क्विकली इनटू द बार्न। उसके बाद ये लोग जो शांति से एक बार्न में ले जाके एक डिजर्टेड यानी खाली बगीचे में जाके इसको रख देते हैं, जो कि एक समय पे किसी फतवीजान नाम के फार्मा का एक प्राइड हुआ करता था। वेट अ मिनट, wait a minute guys, I guess हाँ, किसी एक फतवीजान नाम की किसी फार्मा का वो एक समय बहुत प्राउड हुआ करता था, और वहाँ पर कुछ ओट्स थे और ड्राई अल्फाफा था। ड्राई अल्फाफा का मतलब होता है ड्राई ग्रास थी वहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर खाने का तो इंतज़ाम हो गया। और उसके बाद रखने के बाद हम लोग वापस से घर जाने लगे, और ये आसान नहीं था, ऐसा उसने कहा मुराद ने। ये किसी घोड़े को इतने अच्छे से नाइसली बिहेव करवाना आसान बात नहीं होता है। पहले वो ऐसे ही रैंडमली वाइल्ड रन करता था, जैसा मैंने तुम्हें बताया, बट सिंस मुझे घोड़ों को टैकल करना आता है, मैं उसके साथ जो कर सकता हूँ, जो कराना चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि घोड़ा मुझे समझता है। वो मैंने पूछा कि तुम ये कैसे करते हो, तो बोला कि अरे अरे सिस्टम है हमारा, समझा करो थोड़ा, वो अंडरस्टैंडिंग है मेरा हॉर्स से। पर किस टाइप का अंडरस्टैंडिंग? तो वो बोला कि एक सिंपल और ऑनेस्ट वन वाला। तो उसके बाद यहाँ पर वो छोटा सा भाई बोलता है कि काश मेरे पास भी ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होती जैसे तुम्हारे पास है। तो उसके बाद मुराद बोलता है अभी तुम छोटे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम भी समझ जाओगे कैसे करना है। मैं अपने घर गया था कि मैं एक हर्टी सा ब्रेकफास्ट ले सकूँ। हर्टी मतलब कि एक बड़ा और एक एंजॉयबल सा ब्रेकफास्ट कर सकूँ, जो ये रहता है एरम जाता है, ठीक है। उसी शाम को अंकल खुसरो जो हमारे घर पे आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए, और वो पार्लर में आके बैठ गए। पार्लर मतलब सेटिंग एरिया में आके बैठे, और मस्त एक तरफ सिप कर रहे थे, एक तरफ स्मोक कर रहे थे, और अपने पुराने समय को याद कर रहे थे, पुराने कंट्री को याद कर रहे थे, मतलब पुराने समय को याद कर रहे थे, पुराने घर को कह सकते हो याद कर रहे थे। तभी अचानक से एक और विजिटर आता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो, जो कि एक एशियन था, एंड वो काफ़ी अकेलापन में रहता था। उसने कैसे ना कैसे करके आर्मेनियन सीखी। मेरी माँ ने उसके लिए कॉफ़ी और टोबैको लेके आया, सिगरेट में रोल करके, एंड उसने थोड़ा सा सिप किया एंड स्मोक किया। देन एट लास्ट वो अचानक से ऐसे साई करता है और बोलता है कि मेरा सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया, पिछले महीने से वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे अंकल खुसरो जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए और चिल्लाए कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, एक घोड़े के लॉस पर क्यों रोते हो, मैंने तो अपना पूरा घर ही खोया है।
तो ये घोड़े के ऊपर होना किस बात का? हाँ, दैट दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी ड्वेलर, केवल वो तुम्हारे लिए सही है, तुम तो ऐसे भी एक सिटी के रेजिडेंट हो। तो उससे जॉन वाइरो बोलता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मैं सरी का क्या? मतलब कि जैसे सरी का मैं तुम्हें इमेज दिखाता हूँ, ऐसे सरी का मैं मतलब बता देता हूँ। जो टांगा ये सब रहता है ना, टांगा टांगा अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, जो टांगा रहता है उस टांगे की इसको चिंता हो रही होती है, ये जो जॉन बायरो रहती है। तो यार इसी को कहते हैं सरी, जिसके आगे एक घोड़ा लगा रहता है, एंड उसको वो घोड़ा जो चलाता है, इस पूरी यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। एंड पुराने ज़माने में यही चलता था इवेंचुअली। सो या दिस वॉज इट। एंड लाइक अब मेरी सरी का क्या होगा? इतनी अच्छी सरी कैसी लगेगी एक बिन घोड़े के? तो उसके बाद में खुसरा होता है, अरे उस पर ध्यान मत दो। और उसके बाद ये बोलता है कि मैं यहाँ 10 मील चल के आया हूँ, उसका क्या? तो बोला कि तुम्हारे पास लेग है। चिल्ला के वो होता है, कहता है कि तुम्हारे लेग तो हैं, वापस उन्हीं लेग से वापस ले जाओ, ऐसे करके वो कहना चाहता है, बट ऐसा लिखा नहीं है कुछ, तो वो नहीं बोलेंगे। मैं मेरा लेफ्ट लेग जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द दे रहा है, फार्मर ने ऐसा बोला। वो फिर जो खुश हुआ था कि उस पर ध्यान मत दो। और उसके बाद बोलता है कि अरे कैसी बात कर रहे हो आप, वो मुझे $60 की बड़ी रकम लगी है उसमें मेरी। फार्मर बोलता है तो अंकल खुश होता है, मैं थूकता हूँ ऐसे पैसे पे। वो अचानक से उठे और उस घर के बाहर चले गए और बहुत ऐसे स्क्रीन डोर को पटका। और उस वक्त जो है मेरी माँ जो है उन्हें समझाई कि वो ऐसे क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों। अब बात करते हैं भाई ये स्क्रीन डोर क्या होता है, कुछ सुना सुना तो लग रहा है। तो यार देखो कुछ ऐसा रहता है स्क्रीन डोर, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो यहाँ पर जो स्क्रीन डोर रहता है कुछ इस प्रकार का रहता है। हाँ, ये अक्सर इंडियन घरों में तुम्हें देखने को मिलता होगा। एक तरफ वो स्क्रीन डोर रहता है एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ द मेन डोर। तो दैट इज़ अबाउट द स्क्रीन डोर। एंड उसके बाद मेरी माँ उसे समझाती है कि देखिए वो काफ़ी दिल से काफ़ी वो सॉफ्ट है, ऐसा वो बोलती हैं। वो केवल एक होम से वो अपने घर को याद करते हैं, वरना वो दिल से बहुत अच्छे हैं। वो फार्मर जो वहाँ से चला गया और मैं अपने कज़न मुराद के पास भागता हुआ एकदम गया, जो कि एक आड़ू यानी पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो कि एक रॉबिन एक टाइप की बर्ड होती है, उसके विंग को सही कर रहा था, जो कि उड़ नहीं पा रही थी। मुझे उस बर्ड को उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने बोला कि ये क्या बकैती कर रहे हो भाई? तो वो बोला कि व्हाट इज़ इट, सॉरी, वो ऐसा उसका रिएक्शन था, बट ऐसा कुछ था नहीं। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, व्हाट इज़ इट, क्या है, आप क्यों आ गए, ऐसा करके वो बोलता है कज़न मुराद। तो बोलता है कि अरे फार्मर वो जॉन बायरो जो फार्मर है वो मेरे घर आया था, उसे वो घोड़ा वापस चाहिए। और वो घर आया था मेरे और उसे वो घोड़ा वापस चाहिए। इसका मतलब तुमने इस घोड़े को पूरे 1 महीने से लेकर रखा है। और पर उससे पहले तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, इससे जब तक मैं इसे चलाना सीखना चाहूँ तब तक तुम इसे रिटर्न नहीं करोगे। तो उसके बाद मुराद बोलता है कि तुम्हें लगभग 1 साल लगेगा लिखने बुद्धू, ठीक है। और हम वी कुड की मैंने बोला कि 1 साल के लिए हम लोग जो है हॉर्स को रख सकते हैं, क्या करना है। तो उसके बाद अचानक से वो जो है यहाँ पर एक सबसे फनी मोमेंट होता है, जो चोरी करता है वही ज्ञान देता है। अचानक से कूद के खड़ा होता है अपने फीट पर, होता है कि क्या तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम एक ज्ञानो के फैमिली के मेंबर को तुम जो चोरी करने के लिए बोल रहे हो? हाँ। तो उसके बाद जो है एक घोड़ा अपने असली मालिक के पास उसको जाना बहुत ज़रूरी है। तो वही बोला मस्त एरम अपने सैवेज मोड में बोलता है, कब? ये बोलता है कि 6 महीने में एट द लेटेस्ट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 महीने और रह सकता हूँ, तब वो चोरी नहीं कहलाएगी। बट उससे ज़्यादा रुकूँगा तो चोरी हो जाएगी, उसमें अलग बात है, ठीक है। उसके बाद उसने उस बर्ड को एयर में फेंका। उस बर्ड ने काफ़ी ट्राई किया, अराउंड 2 बार गिरी, बट स्टिल वो बहुत ऊंचा उड़ी। उसके बाद एकदम स्ट्रेट, कुछ ऐसी ही हमारी ज़िंदगी है। एंड आफ्टर दैट उसी सुबह वो जब वो सॉरी हाँ, उसके बाद से हर सुबह लगभग 2 हफ्तों तक हर सुबह ये दोनों भाई जो है, दोनों भाई जो दोनों लोग घोड़े को बांध से निकालते और उसी डिजर्टेड विनयार्ड में छुपा दिया करते थे जब उन लोग का राइड करके ये सब हो जाता था। और हर दिन एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट कम टू
और जब भी मेरी बारी आती थी, यानी आरम की बारी आती थी, वो तब भी हर बार जो घोड़ा ऐसे ही फुदकता था जैसे पहली बार में फुदका था, ग्रेप वाइन्स के ऊपर और छोटे पेड़ों के ऊपर, और मुझे इवेंचुअली फेंक देता था जैसे हर बार होता था। नेवरदलेस, जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। वैसा होता है नेवरदलेस, 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 क्या मतलब है इसका नेवरदलेस। नेवरदलेस, इन सब के बावजूद, सॉरी माफ़ करना, मैंने गलत मेरी स्टार्टिंग में बताया, बट नो वरीज। कहाँ गया, जो भी है, मैं इसी उम्मीद में बैठा था कि मैं इसे राइड करना सीख जाऊंगा, क्यों एकदम सेम वैसे ही जैसे मेरा कज़न मुराद रो आराम से राइड कर लेता है। एक सुबह जब हम लोग फेतवाजियन के डेजर्टेड वाइनयार्ड से वन मॉर्निंग ऑन द वे टू, जब हम लोग फेतवाजियन के डेजर्टेड वाइनयार्ड में जा रहे थे, हम लोग अचानक, एक सेकंड, वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेतवाजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन वायरो। हाँ अच्छा, बेसिकली जब ये लोग फेतवाजियन के वहाँ जा रहे थे डेजर्टेड वाइनयार्ड में रखने के लिए वापस, तभी रास्ते में जॉन बायरो ने मिल जाता है। एंड उसके बाद जो है ये लोग थोड़ी बड़ी बातचीत करने लग जाते हैं। द फार्मर स्टडीड हॉर्स, उसके बाद बोलता है वो अपने छोटे भाई से, तो मुझे बात करने दो, मुझे फार्मर से बात करना आता है। उसके बाद बोलता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। मेरा कज़न मुराद ऐसा फार्मर को बोलता है। फार्मर ने जो उस घोड़े को ध्यान से परखा और समझा। उसके बाद उसने बोला कि गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों, और उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे इस घोड़े का क्या नाम है। तो उसके बाद मुराद बोलता है मेरा दिल, मतलब आर्मेनियन में वो बोलता है। तो कि वाह क्या नाम है। जॉन बायरो बोलता है कितना प्यारा घोड़ा है, मैं कसम से कह रहा हूँ मेरा घोड़ा एकदम सेम ऐसा ही घोड़ा पिछले कुछ हफ्तों पहले चोरी हुआ है, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। मुराद ने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला हाँ हाँ देखिए देखिए। फार्मर ने उसके माउथ के एक एक दांत, टूट फॉर टूट यानी एक एक दांत को देखा, और उसके बाद बोला कि मैं कसम से बता रहा हूँ ये मेरा ही घोड़ा होता है। ऐसा मैं बोलता अगर मैं तुम्हारी पेरेंट्स को नहीं जान रहा होता, या फिर मैं तुम्हारे फैमिली के जो फेम है उसको ना जाना होता, तो भले येट हो पर मैं ऐसा कुछ नहीं तुम्हें वो मतलब एलिजेडली कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे फैमिली के रेपुटेशन को जानता हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट येट हो सकता है कि ये जो घोड़ा है वो मेरे ही घोड़े के जैसा एक ट्विन हो, एंड एक सस्पिशियस मैन। और उसके बाद वो एक लाइन होता है कि एक जो शक्की आदमी होता है ना, वो अपने आंखों पे भरोसा करता है रादर देन अपने हार्ट पे। इस एक लाइन को कहने के बाद वो बोलता है कि अच्छा तुम्हारा दिन शुभ हो मेरे यंग दोस्तों, ऐसा करके वो बोलता है, वो चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, मेरे कज़न मुराद ने बोला। उसी अर्ली द फॉलोइंग मेमोरी हम लोग जो है उस कांड के बाद हम लोग जॉन बायरो के वाइनयार्ड में अंगूर के बगीचे में जाते हैं ताकि हम लोग उसे वहीं छोड़ सकें। एंड रास्ते में हमारा कुत्ते सब हमारा फॉलो करने लगते हैं बिना किसी भौंकने के। मैंने मुराद के कान में बोला कि भाई कुत्ते हैं। मैंने उसके कान में सब विस्पर्ड मतलब ऐसे बोलूँ ना, भाई कुत्ते हैं पीछे, अब क्या होगा अगर ये लोग हम लोग के ऊपर भाग कर दिए तो उसके बाद मुराद बोलता है कि अरे करेंगे, वो किसी और पे करेंगे, मुझे कुत्तों से डील करना आता है। मेरे कज़न मुराद ने अपने आर्म्स को उस घोड़े के अराउंड लपेटा और उसके नोज़ को हल्का सा प्रेस किया एज ए लवली जेस्टर कि मैं तुम्हें याद करूँगा, एंड पैट किया। एंड उसके बाद हम लोग वापस अपने घर चले गए। एंड उसी आफ्टरनून जॉन बायरो हमारे घर आया सरी के साथ, एंड हमें मेरी माँ को दिखाने लगा कि जो घोड़ा चोरी हुआ तो वो वापस आ चुका है। एंड पता नहीं मुझे क्या सोचना चाहिए, जो घोड़ा ये पिछली बार से भी स्ट्रॉन्गर आया है और इस बार तो इसका गुस्सा भी काफ़ी कंट्रोल में है, थैंक गॉड। तभी अंकल खुसरो जो कि वहीं पर सिटिंग एरिया में बैठे थे काफ़ी चिढ़ के बोलते हैं और चिल्ला के बोलते हैं कि चुप कर यार, हो गया ना तुम्हारा घोड़ा, तुम्हें मिल गया ना, अब उस पर ध्यान मत दो। एंड इसी के साथ इसी एक फेमस पंच लाइन के साथ ये प्यारा सा चैप्टर फनी वे में ख़त्म हो जाता है। पे नो अटेंशन टू इट, सेम यू हैव टू डू इट विथ योर प्रॉब्लम्स। सो आई होप तुम लोग आज का ये पहला सुपर वन शॉट बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना बनता है। एंड या सेकंड सुपर वन शॉट इज़ कमिंग वेरी वेरी सून, लाइक
अगले ही दिन आ जाएगा या फिर अगले दिन आ जाएगा। सो डोंट वरी, टिल देन बाय बाय।